अब शंकर सर, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या कोई नया नियम आ गया है, या फिर चूंकि अभी वो लेबर कोड के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, नए लेबर कोड्स जो आए हैं सिर्फ उसके हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट कर दिए गए हैं। क्योंकि जो बातें बताई जा रही हैं 15,000 का वेज, उस पर 1800 मिनिमम, ये तो पहले भी हमने सुना है। क्या कुछ वास्तव में बदला है या वही सब कुछ है, सिर्फ अरेंजमेंट नया है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो लेबर कोड्स जो हैं, कोड का मतलब होता है एक्ट, और अभी जो बात हो रही है स्कीम, वो है एक तरह का रूल्स रेगुलेशंस। तो एक्ट में जो परिवर्तन, अगर आप पीएफ एक्ट को देखेंगे, उसमें कई सारे हम लोगों ने परिवर्तन किए थे। पहले छोटे से छोटे भी किसी ने वायलेशन अगर होता था तो सीधी सज़ा उसकी कोई जेल वेल हो जाती थी, तो लोग डरते थे। और जो पीएफ इंस्पेक्टर्स थे वो उसको एक्सप्लॉइट भी करने की स्थिति में रहते थे। तो उसको तो हम लोगों ने जो पीएफ एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किए, और वो वही कोड हैं जो 4 लेबर कोड कहलाते हैं, उनमें से एक है सोशल सिक्योरिटी कोड। उसमें परिवर्तन किए थे, उसमें अमेंडमेंट किए थे। अब जो बात आ रही है, जो इस समय करंट जो टॉपिक है, वो है जो हमने पीएफ के रूल्स एंड रेगुलेशन में और स्कीम में परिवर्तन किया। आपको शायद याद होगा कि पीएफ स्कीम जो बनी थी 1952 में बनी थी। अब समय समय के बाद उसमें कुछ कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा परिवर्तन किए गए। अगर आप किसी भी पीएफ धारक से या पीएफ का जो बेनिफिशियरी था उससे बात करें, सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता था कि मेरा पैसा पीएफ में है और मुझे जब आवश्यकता पड़ती थी और जब मैं उसको विड्रॉ करता था, उसमें बहुत मुश्किल से काम होता था, हैरासमेंट भी हो सकता था। और जब मुझे आवश्यकता है इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता। मान लीजिए मैं बीमार हो गया, मुझे आज पैसा चाहिए, घर बनाना है, मैंने कोई घर आइडेंटिफाई कर लिया, अगर मैं घर का पैसा नहीं दूंगा तो वो घर किसी और को बेच देगा। इस तरह की समस्या थी, जिनका समाधान अब ये जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें किया गया। तो सर एक एक करके बात करते हैं। पहले ना मैं ये कंट्रीब्यूशन वाली बात कर लेता हूं। तो ये जो 1800 रुपए वाली बात है ना, ये बहुत ज्यादा आ रही है। जो मेरा नॉलेज है कि पहले भी ये व्यवस्था थी बहुत सारी जगहों पर। जब आप नौकरी करने जाते हैं प्राइवेट सेक्टर का, तो बता सकता हूं कि वो आपसे कहते थे कि मिनिमम 1800 रुपए या तो ये रखवा लीजिए, आपका थोड़ा हाथ में पैसा ज्यादा आएगा। या बहुत सारी कंपनियों में ये प्रैक्टिस है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके 12% के हिसाब से वो पीएफ काटते हैं। फिर वो रकम कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर टोटल सैलरी या आपकी बेसिक सैलरी। अब ये जो बार बार बोला जा रहा है 1800, तो इसमें क्या चेंज हो गया है? क्या कुछ नई चीज आ गई है? देखिए, एक तो जो बेसिक वेजेस की परिभाषा है वो तो एक्ट में चेंज की गई है। पहले क्या था कि किसी को समझ ही नहीं आता कि बेसिक वेजेस हम किसको माने। कई जगह पे आप देखते होंगे कि मान लो सीटीसी जिसको बोलते हैं, कॉस्ट टू द कंपनी, वो मान लीजिए 100 रुपये है, लेकिन उसकी बेसिक जो वेजेस होती थी वो 50 रुपये थी या 40 रुपये होती थी। लोग कम क्यों दिखाते थे? जिससे कि उसको इनकम टैक्स में बचत हो सके। अब इन सब चीज़ों को, और बड़ी सारी तरह की डेफिनेशन थी। अब जो 4 लेबर कोड आया उसके अंदर एक डेफिनेशन दी गई है जो वेजेस की डेफिनेशन है, जिसमें कहा गया कि किसी भी हालत में बेसिक वेज शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल वेजेस, दैट मीन्स टोटल सीटीसी। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर 100 रुपये का सीटीसी था, कॉस्ट ऑफ द कंपनी, तो 50 रुपये से कम उसकी बेसिक वेजेस नहीं होगी। अब बड़ा नियम इसका सरल है कि जो भी आपकी बेसिक वेजेस है उसका 12% एम्प्लॉयर देगा, कंट्रीब्यूट करेगा, 12% जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन इसके लिए एक सीलिंग थी कि हम 15,000 रुपये तक की सीलिंग पे है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को 15,000 की जगह 1 लाख मानो मिलता है, तो 1 लाख का 12% हो गया 12,000 रुपये और 12,000 एम्प्लॉयर का। तो कभी ये हो सकता है कि एम्प्लॉय कहे भाई मेरे पास इतनी पैसा नहीं है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। एम्प्लॉय भी ये कह सकता है कि मैं इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो ये सोचा गया कि जो बेसिक जो हम लोग ने वेजेस का किया कि 15,000 तक का तो मैंडेटरी है। ये तो हर हालत में आपको, अगर 15,000 रुपये तक की वेजेस हैं तो आपको 12% के हिसाब से एम्प्लॉय को, 12% के हिसाब से एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर उन दोनों के ऊपर छूट है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, और खासकर जितने भी ये गिग इकॉनमी वाले लोग बाग हैं, स्पेशली लाइक जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, कंसल्टेंसी में करते हैं, फिनटेक में काम करते हैं, इन सब में बहुत बहुत सैलरीज है। तो हर व्यक्ति, चाहे द बॉय और द गर्ल, वो सारे के सारे कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करें टू पीएफ। उसका कारण है क्योंकि पीएफ में जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक एश्योर्ड आपको रिटर्न है, मोर और लेस
8.25%, 8.15%, 8.35% हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है डिपेंडिंग अपन द सर्कमस्टेंसेस। लेकिन ये जो रिटर्न है 8% प्लस का, ये और कोई इंस्ट्रूमेंट आसानी से नहीं देता। प्लस इसमें बहुत सारे और एडवांटेजेस होते हैं कि टैक्सेशन के पर। तो हर आदमी कोशिश करता है जो उसके आप मान लो 1 करोड़ की सैलरी है, वो चाहेगा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पीएफ में जाए। और क्या करते हैं वो लोग, दे विल देन हैव अ डील विद द एम्प्लॉयर ऑल्सो। एम्प्लॉयर से भी कहेंगे तुम भी कंट्रीब्यूशन करो, क्योंकि उन दोनों को मिला के जो उसका पास पैसा आएगा उसके ऊपर उसको बहुत अच्छा एक रिटर्न मिल जाएगा। तो इसलिए जो ये 1800 वाली बात है ये मैंडेटरी है। इसके ऊपर की जो बात है 1800 का मतलब जो 15,000 तक की सैलरी है वो मैंडेटरी है, 12% का कंट्रीब्यूशन प्लस 12% का कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर इट इज स्वेच्छा से हम इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे ये बताइए शंकर सर कि जिन कंपनियों में ऑलरेडी प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने तो यही देखा है, वो 1800 वाली 1-2 जगह कहीं बात सुनी होगी, बट अदरवाइज तो कॉमन प्रैक्टिस में आपकी बेसिक का ही 12% कंपनियां काटती हैं। अब क्या होगा, क्या वो अपना तरीका बदल देंगी, या अगर मान लीजिए वो अभी भी ऐसा कर रही है तो उस प्रचलन को आगे बढ़ा के रखेंगी? कुछ ऐसा नियम में परिवर्तन नहीं हो गया? नहीं, कोई नियम में परिवर्तन नहीं है। उसमें यह है कि 15,000 रुपए तक की वेजेस पे मैंडेटरी है। हाँ, वो तो समझा। मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया ना, 15 में 1800, तो मान लो 15,000 की जगह पे 1.5 लाख रुपए होता, ठीक है ना? तो 1.5 लाख पे कितना होता? 1500 की जगह पे 18,000 रुपये हो जाता। तो 18,000 रुपये एम्प्लॉय की तरफ से आएगा, 18,000 रुपये एम्प्लॉयर की तरफ से आएगा। हो सकता है एम्प्लॉयर डज नॉट एग्री, पर लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे तो उतनी सैलरी देनी है उसको, एम्प्लॉय को। तो अगर एम्प्लॉय अगर खुश है कि मैं पीएफ में कंट्रीब्यूट करूँ तो मैं पीएफ में कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, तो आपका कहना सही है कि देखिए आजकल जो सीटीसी या टोटल सीटीसी वाला टीसीटीसी जिसे कहते हैं सिस्टम है, उसमें तो वो दोनों ही मत कर्मचारी के हिस्से में ही आते हैं। भले ही वो दिखता जरूर है कि ये कंपनी का कंट्रीब्यूशन और ये एम्प्लॉय का, लेकिन वो दोनों उसके हिस्से में आते हैं। इसका रिवर्स क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी को अगर ये लगे कि मेरी तनख्वाह ऊपर की तरफ है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के आसपास, लेकिन मुझे तो वही 1800 कटवाने और मैं अपना टेक होम ज्यादा लेकर आना चाहता हूं। अभी तक हो सकता है कि वो दूसरी व्यवस्था में रहा हो जहां पर कंपनी उसका बेसिक का 12% काट रही हो, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी तनख्वाह है, तो क्या कल को वो बोल सकता है जाके कि मुझे अब 1800 रुपए पे ही कटवाना है, आप मुझे टेक होम ज्यादा दे दो, मिनिमम आपका काट लो? बिल्कुल बिल्कुल, इट इज राइट। उसका ये अधिकार है कि वो ये कह सकता है कि मैं 15,000 रुपये तक की सैलरी पे जो 12% मेरा कंट्रीब्यूशन बनता है, मैं 1800 रुपये ही दूंगा, चाहे मेरा सैलरी कुछ भी हो, चाहे 2 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखेंगे ये इम्पैक्ट जो 12% का जो मैंडेटरी था, किसको इम्पैक्ट करता है? ये उनको करता है जिनकी वेजेस कम है, क्योंकि जो गरीब लोग बाग हैं वो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा घर लेके जा सकूँ। जो हायर लेवल पे जो लोग बाग हैं वो तो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करूँ और सेविंग पे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो जनरली हो सकता है 2-4 कुछ केसेस होंगे, 2-4-5% केसेस जिसमें उनकी सैलरी ज़्यादा होने के बावजूद भी वो 1800 पर सीमित करना चाहें, बट 90% एंड अबव पीपल दे वुड लाइक टू कीप मोर मनी इन पीएफ।